नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोन मोरेटोरियम को लेके जो डिसीजन दिया है उस पर बहुत सारी क्वेरी आ रही है मेरे पास, तो उसका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फर्दर हम ये भी जानेंगे कि इस बार आप अपने अकाउंट को एनपीए होने से कैसे बचा सकते हैं, और कुछ हम जानेंगे कुछ अफवाहों के बारे में जो बहुत सारी जगहों पे फैल रही है और बहुत सारे लोग उनको फैला रहे हैं, तो उसकी क्या सच्चाई है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि लोन मोरेटोरियम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है। उसमें उन्होंने कुछ भी इंटरफेयर करने का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेगी। सिर्फ एक मैटर था इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का। उन्होंने बोला कि ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो मोरेटोरियम पीरियड का था वो सारे बोरोवर को माफ हो जाएंगे। और एक रिलीफ जो मिली थी कि जो 27 मार्च 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था, वो अब हर एक बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है उस सब पे एप्लीकेबल होगी। तो ये दो रिलीफ मिली थी। बाकी कोई भी रिलीफ स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि वो सारी रिलीफ आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि लोन मोरेटोरियम एक्सटेंड होगा, या फिर इंटरेस्ट पूरा का पूरा वेव हो जाएगा, या फिर जो फ्रेमवर्क का रिजोल्यूशन का फ्रेमवर्क मतलब रिस्ट्रक्चरिंग करवाने की अप्लाई करने की लास्ट डेट जो 31 दिसंबर थी उसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये सारी चीजें जितनी भी वो सारी रिजेक्ट कर दी थी। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों, अभी बहुत सारी क्वेरी आई है मेरे पास। मैं कुछ क्वेरी को सिलेक्ट करके उस पर मैं आपका आंसर देता हूँ। उसका इन्हीं का होम लोन है। उन्होंने लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने ईएमआई जमा नहीं किया और उन्हें घर अपने हाथ से नहीं जाने देना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे। देखिए, दो ऑप्शन है। मैं पहले भी बता रखा हूं कि आपको या तो पैसे जमा करने या रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ मूव करना है। अगर रिस्ट्रक्चरिंग आप बोलेंगे कि 31 दिसंबर को तो खत्म हो गई। दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं कि जो रिस्ट्रक्चरिंग कोविड से रिलेटेड थी उसमें आपका सिविल डाउनग्रेड नहीं होता, उसको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मानते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग आपका अकाउंट डाउनग्रेड नहीं करती है, ये अलग है। लेकिन वैसे बैंकों के पास रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम हर वक्त अवेलेबल होती है। वो जब चाहे आपका अकाउंट रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, अगर उनको आपका अकाउंट वायबल लगता है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो अब वायबल कैसे लगेगा, तो उनको दिखना चाहिए कि फ्यूचर में आपकी इतनी इनकम कम से कम जनरेट हो जाए कि आप ईएमआई पे कर सको, तभी आपका वो लोन रिस्ट्रक्चर करेगी। अब इस केस में क्या है दोस्तों, या तो जो आपकी हाउसिंग लोन की ईएमआई है वो पे कर देनी है, या दूसरा आप रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कोविड रिस्ट्रक्चरिंग और नॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि देखिए, कोविड रिस्ट्रक्चरिंग जब होगी ना तो उसमें आपके सिविल पे इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन जब नॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो उसमें आपके सिविल पे रिस्ट्रक्चर लिखा हुआ आएगा और वो सिविल के मार्क्स पे भी इफेक्ट करेगा। क्योंकि जब आपकी नॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग होती है ना, तो आपके जो अकाउंट है वो 1 स्टेप डाउनग्रेड कर दिए जाते हैं। अब ये टेक्निकलिटी में मत जाइए, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको अपना पीस ऑफ माइंड के लिए और आप पे ऊपर कोई लीगल प्रोसीजर ना हो, इसके लिए अपनी अकाउंट रिस्ट्रक्चर करवा के आप खत्म कर सकते हैं मैटर। और जब आपका 12 महीने वो ठीक चलेगा, आपकी रिस्ट्रक्चरिंग पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग, यहां मैं नॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग को रेफर कर रहा हूं। पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग अगर 12 महीने आपका अकाउंट ठीक चलेगा तो फिर से आपके अकाउंट को अपग्रेड कर दिया जाएगा एक स्टेप हायर। मतलब जहां से आप चले थे, जो आपका अकाउंट का स्टैंडर्ड पहले था, वही आपका फिर से मेंटेन हो जाएगा 12 महीने के बाद। बट ड्यूरिंग दिस टाइम आपके ऊपर ना तो कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, ना ही आपके ऊपर कोई नोटिस आएगी। आप सिर्फ जो रिस्ट्रक्चर्ड ईएमआई है वो आप टाइमली पे करते रहिए। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं कब तक का ईएमआई पे कर दूं तो 31 मार्च 2021 तक मेरा अकाउंट बचा रहे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए जो इसका आंसर है, देखिए, जब भी कोई अकाउंट एनपीए होता है तो 90 डेज कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अभी 31 मार्च 2021 को आपका अकाउंट लग रहा है कि एनपीए हो जाएगा, तो यहां से पिछले 90 डेज आइए, मतलब ऑलमोस्ट 31 दिसंबर। तो अगर आपने 31 दिसंबर तक की ईएमआई पे कर रखी है और जनवरी की ईएमआई का 1 रुपया भी दे रखा है, 1 रुपया भी, तो आपका अकाउंट ये मार्च में एनपीए नहीं होगा। फिर वो अप्रैल में फिर से अगर आपने ईएमआई नहीं भरा तब वो अप्रैल में जाके एनपीए होगा। तो मार्च में अभी आपको इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म गोल है आपका मार्च में एनपीए से बचाना, तो आपको दिसंबर तक की तो ईएमआई पूरी क्लियर करनी होगी, प्लस जनवरी का कुछ पोर्शन 1 रुपया भी कम से कम आपको बैंक को दे देना होगा 31 तारीख से पहले। अब आप बोलेंगे कि 6 महीने का तो ईएमआई वैसे ही माफ था, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। देखिए, मान लीजिए कि मेरी जो ईएमआई है वो दिसंबर 2020 से
ड्यू है। तो दिसंबर 2020 में मैंने दी थी, उसके बाद नहीं दी। तो जनवरी 2020, फरवरी 2020 और मार्च से अगस्त तक हो गई हमारी मॉरेटोरियम की। उसके बाद हो गया सितंबर 2020, उसके बाद अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, मतलब टोटल हो गए 6 महीने। 6 महीने की मुझे ईएमआई पे कर देनी है और उसके बाद कम से कम 1-2 रुपए, 10 रुपए ज्यादा कर देनी है, जो जनवरी के ईएमआई में एडजस्ट होगा, तो आपके अकाउंट एनपीए नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों एक जो क्वेश्चन है कि क्या इस बार जो गारंटी स्कीम के लोन थे उसका क्या होगा और एफआईटीएल जो स्कीम है उसका क्या होगा। दोस्तों दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो एफआईटीएल था, एफआईटीएल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था बैंकों को देने के लिए, क्योंकि देखिए जो ईएमआई के लोन थे उनको तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट वो डेफर हो गई, मतलब 6 महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट बाद में वसूली जाएगी। लेकिन जिनकी कैश क्रेडिट थी या ओवरड्राफ्ट अकाउंट थी उनका इंटरेस्ट तो बाद में नहीं कर सकते क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में नहीं होता। तो उसके लिए बैंक ने क्या बोला था कि हम आपको वो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है उसको हम एक लोन में कन्वर्ट कर देंगे, उसको एफआईटीएल बोला जाएगा, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। अब उस टर्म लोन को क्या किया जाएगा, उसको पैसे लेके वहां से लोन से आपका जो 6 महीने का इंटरेस्ट था ओडी में या सीसी में उसको पे कर देंगे। तो अब आपके पास 2 लोन हो गए, एक तो सीसी चल रही थी और सीसी में जो 6 महीने का इंटरेस्ट था वो एफआईटीएल एक टर्म लोन खड़ा हो गया। अब सीसी आपकी नॉर्मल हो गई क्योंकि सीसी में पैसे आ गए 6 महीने के इंटरेस्ट के। अब आप सितंबर से इसको ढंग से चलाइए सीसी को। जो एफआईटीएल था इसको 6 महीने में क्लोज करना था, 6 महीने में क्लोज करना था, मतलब सितंबर से लेके मार्च तक में इसको क्लोज कर देना था। तो मार्च 31 को ये क्लोज होना है। अगर मार्च 31 को क्लोज नहीं होता है तो ये ओवरड्यू यहां से काउंट होना शुरू हो जाएगा। अब जितने दिन की ओवरड्यू होगी, अगर ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा हो जाएगा तो आपका वो एफआईटीएल तो एनपीए होगा ही होगा, प्लस उसके साथ ये जो आपका कैश क्रेडिट या ओडी अकाउंट है वो भी एनपीए हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके 4 लोन एक बैंक में चल रहे हैं, अगर एक अकाउंट एनपीए हो जाए तो बाकी चारों अकाउंट भी एनपीए हो जाएंगे। ऐसा ही रूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो एफआईटीएल की अकाउंट जो 31 मार्च 2021 तक वैलिड थी रिपेमेंट, आपको वहां तक पे कर देनी है। अगर एक आध इंस्टॉलमेंट बाकी है तो वो आप अप्रैल में भी कर सकते हैं क्योंकि वहां से ओवरड्यू स्टार्ट हो जाएगी एफआईटीएल की। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो आपकी गारंटी वाली लोन थी, गारंटी वाली लोन मतलब मैं किसको रेफर कर रहा हूं, जो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों ने बोला था कि जो 29 फरवरी की आपकी आउटस्टैंडिंग है ओडी की, उस पे 20% हम आपको एक लोन दे देंगे जिसको आपको 48 महीने में पे करना है, जिसमें 12 महीने का मोरेटोरियम होगा और 36 महीने की आपकी जो ईएमआई पूरी बनेगी वो 36 महीने में बनेगी। कुछ कुछ बैंकों ने 6 महीने की मोरेटोरियम दी थी। इस तरीके से जो ये लोन था इसको गारंटी लोन या इसको इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन बोलते हैं, जो ईसीजीएल आप जिसको बोल सकते हैं, वो वाले लोन की बात कर रहा हूं जिसमें आपको मोरेटोरियम 6 महीने से लेकर 12 महीने तक अलॉट है। मोस्टली बहुत सारे बैंकों ने 12 महीने की मोरेटोरियम दे रखी है। उस 12 महीने में आपको सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करना है और जब वो बीत जाएगा तो अगले 36 महीने में आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो ईएमआई बनेगी वो आपको पे करनी है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो 12 महीने की जो आपको मोरेटोरियम मिली है जिसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है उसको नॉर्मल मोरेटोरियम से, नॉर्मल मोरेटोरियम या आपको नहीं मिल रहा है। ये जिन्होंने 29 फरवरी की जिनकी आउटस्टैंडिंग थी उस पे 20% का लोन जो गवर्नमेंट ने दिया था उसमें 12 महीने की जो मोरेटोरियम थी वो भी कब से, जब से लिया है, मान लीजिए कि हमने जून में लिया है तो जून से अगले जून तक, तो उसको नॉर्मल मोरेटोरियम से कंफ्यूज नहीं करना है। दोस्तों मैं पब्लिक सेक्टर बैंक या जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक है मैं इन्हीं से लोन लेने का हमेशा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि कुछ क्वेरी मेरे पास ऐसी आई है कि एनबीएफसी के पास उनका लोन चल रहा है, 15 पहले 18 महीने की ईएमआई बोला था, अभी अचानक से 25 महीने की ईएमआई हो गई। देखिए एनबीएफसी का कोई ईमान धर्म नहीं है, जो आपका लोन ऐप वाले हैं उनका भी कोई ईमान धर्म नहीं है। वो जब चाहे इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जब चाहे आपका जो ईएमआई है वो इंक्रीज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं कि उनपे आप केस कर सकते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में जो आप लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं उसी में ये सारी चीजें लिखी रहती है, तो ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है, तो उस मैटर पे मैं नहीं जाता। बट जनरली जो एक सेंसेबल आदमी होगा वो या तो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएगा या पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएगा। दोस्तों ये भी एक क्वेरी थी जो मैंने आपको बताई अभी। अब कुछ अफवाह जो है कि 12 महीने की मोरेटोरियम मिल गई है या फिर गुड न्यूज आ गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया मोरेटोरियम दे दिया।
देखिए, मैं आपको क्लियरली बोल चुका हूं, 2 साल तक की मॉरेटोरियम आरबीआई ने परमिट करी थी। अभी मान लीजिए आपकी रिटेल लोन थी, आपने 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर दी थी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो हो सकता है बैंक आपको 2 साल तक का मॉरेटोरियम दे दे, अगर उनको ऐसा जस्टिफाई हुआ तो। सिमिलरली एमएसएमई लोन है, जिसको इंप्लीमेंट कब तक करना था, 31 मार्च 2021 तक। मान लीजिए 30 तारीख को आपका सैंक्शन आ जाता है, आपको 2 साल की मॉरेटोरियम देते, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक देगी या नहीं देगी वो आपकी, और बैंक आप किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हो और बैंक किस तरीके से वो चीज एक्सेप्ट करती है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो अलग चीजें हैं। अब किसी ने बोला कि 12 महीने की मॉरेटोरियम मिल गई, वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन के लिए थी, जो 29 तारीख को आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे जो लोन दिया गया था उसके लिए थी। उसका नॉर्मल मॉरेटोरियम से कोई लेना देना ही नहीं है। आप अगर नॉर्मल बोरोअर हैं तो बस सिंपल सी चीज है, 31 मार्च को अकाउंट एनपीए हो जाएंगे। आपको अगर अपनी ईएमआई पे करनी है तो ईएमआई पे कर दीजिए, दिसंबर तक का तो पूरा कर दीजिए कम से कम, और जनवरी का कुछ पैसे आप जरूर दे दीजिए, तो आपकी मार्च में एनपीए तो बच जाएगी। या नहीं तो आप रिस्ट्रक्चर करवा लीजिए। यही 2 ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, आई होप कि जो कंफ्यूजन है वो आपको दूर हो गया होगा और आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रितीश राय साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।